सीताराम भाई बहनों, तो अब अपन अपनी गवर्नमेंट बजट की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कल हमारे दो लेक्चर हो चुके गवर्नमेंट बजट के। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट, देखो गवर्नमेंट बजट जो होता है ना, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अच्छा, बजट क्या था? बजट की डेफिनेशन एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं। हर वो चीज़, मतलब गवर्नमेंट की हर वो चीज़ जिसमें रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है इन अ फिस्कल ईयर। ठीक है, ये तीन शब्द याद कर लो, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल ईयर, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो गवर्नमेंट बजट दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो कल की क्लास में एक जगह पे गलती हो गई थी, तो कल हम पढ़ रहे थे रिसिप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो रिसिप्ट्स में एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार हम कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रिसिप्ट की जगह मैंने बजट लिख दिया था, कैपिटल बजट। ठीक है, वो गलत था एक्चुअली में। तो ये स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट दो पार्ट से बटा हुआ है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट फर्दर दो पार्ट से बटा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारे को पता ही है बजट में दो चीजें होती है, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल ईयर। तो आगे ये दो पार्ट में बटा हुआ है, रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही कैपिटल बजट भी आगे दो पार्ट्स में बटा हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कल हमारी रिसिप्ट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा हो गया था लास्ट वीडियो में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में, और ये भी पढ़ लेंगे बैलेंस्ड बजट क्या होता है, अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं ना, एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस बजट क्या होता है और अनबैलेंस बजट क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की हम बातें करेंगे आज। और ये लिखते, ये स्ट्रक्चर बना लो, इम्पॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखने के लिए हमारे को ये देखना होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का फंडा क्या था। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ से आपके एसेट्स कम नहीं हो रहे और आपकी लाइबिलिटीज भी नहीं बढ़ रही। ठीक है, अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो देखो दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, जो अगर आप बड़ा अमाउंट निकालते हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर बहुत बड़ा अमाउंट कहीं पे मान लो उसे हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने, या फिर उसे रेलवेज कंस्ट्रक्ट करनी, या फिर उसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक बड़ा एक्सपेंडिचर करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो बाहर से बोरो कर ले, यानी कि आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स, या फिर अपनी कोई पीएसयू का कोई पार्ट बेच दे, या फिर पूरी पूरी पीएसयू बेच दे। पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर वाली कंपनीज, जिसमें इंडियन रेलवे आ जाती है, जिसमें इंडिया पोस्ट आ जाता है, भारतीय डाक सर्विस आ जाती है। तो ये सारी कंपनीज है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। HAL थी, ये सभी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका आप देखोगे शेयर आपको मिलेगा शेयर मार्केट में। तो या तो कुछ पार्ट गवर्नमेंट सेल कर देती, या तो पूरा का पूरा जो फर्म है, पूरा का पूरा जो पीएसयू है, वही मैनेजमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स निकालने के और रेवेन्यू रिसिप्ट्स निकालने के। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ना आपकी लाइबिलिटी ना आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, एक बार लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स में या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो आपके एसेट्स कम होंगे। अब बात करते हैं अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि रोजमर्रा के खर्चे। ठीक है, रोजमर्रा के खर्चे हो गए, यानी कि आपका जैसे अब आपके घर में क्या होते हैं रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कोई खाना पानी का सामान ले आए, या फिर कोई लेस ले आए, चिप्स ले आए, या फिर कॉफी ले आए, टी ले आए, तो ये सब रेवेन्यू, इस तरीके के खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब कि जो रोज पैसे लगते हैं, जैसे कि किसी की सैलरी दे देना है ना, पेंशन्स देना, जो आर्मी पर्सनल्स रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन देना, या जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन देना, ये सब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं गवर्नमेंट के, ये सब करना जो होता है उसको माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े खर्चे आ जाते हैं, कि आप हाईवेज बना रहे हो, ठीक है, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, और आप कोई पुरानी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो,
कि मतलब आपने जो है जापान से $5 बिलियन का लोन लिया था, $5 बिलियन हो जाते हैं रफली 40,000 करोड़ रुपीस का। मान लो अगर हमने लोन लिया और वो हम चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यहीं से हमारे को पता चल जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, neither decreases liability nor reduces assets। ठीक है, कि लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही और ना ही एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो neither decreases liability nor reduces, सॉरी हाँ ठीक है, nor reduces, neither increases liability। एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ एक दो वर्ड्स की कमी आ रही है। यहाँ पे क्या था, कुछ एक दो वर्ड्स हैं, neither decreases liability nor reduces assets expenditure, neither हाँ ठीक है, nor reduces assets, ठीक यही होना चाहिए। decreases liability nor creates एक सेकेंड, नहीं एसेट्स से कैपिटल, देखो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कैपिटल एसेट्स तो रिड्यूस हो नहीं सकते ना, ये बात है यहाँ पे। तो नॉर इंक्रीजेस एसेट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है ना, इसमें इंसान फंस जाता है, नॉर इंक्रीजेस एसेट्स। यहाँ पे इसके जो इसके नाइदर नॉर हो गए, ठीक है, या इसके आइदर और हो गए। और कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स में भी ऐसे लिखते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ना मैचिंग से रखते सारी चीज़ें यहाँ पे, बट अगर लॉजिक समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। नाइदर डिक्रीजेस लाइबिलिटी नॉर इंक्रीजेस एसेट्स। ना तो देखो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर क्यों करा जाता है, या तो कोई लोन जो हमने लिया है वो ख़त्म हो जाए, या फिर हमारे कोई एसेट्स बन जाए, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आइदर reduces liabilities और increases assets, ठीक है। तो और increases assets, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे थोड़ा फंस गए क्योंकि इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा अलग होता है, मतलब बेसिकली ना सारे मिसमैच हो जाते हैं कई बार माइंड में। बट जब भी ऐसे मिसमैच होए तो लॉजिक याद करो, लॉजिक क्या है। अगर एक्सपेंडिचर होएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर होएगा, या तो कोई लाइबिलिटी घट रही होगी, या तो कोई लाइबिलिटी घटाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या तो फिर कोई एसेट्स बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। कि या तो हमारा कोई एसेट बन जाए या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी कम हो जाए, सिर्फ इसीलिए एक्सपेंडिचर करा जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो ये लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा आपकी, ना ही आपके एसेट्स इंक्रीज करेगा। ये जो है रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जो आपकी पेंशन हो गई, ठीक है, या आपकी सैलरीज वेजेस हो गई, या जो किसी जैसे आप हाईवे बनवा रहे हो, जैसे आप गवर्नमेंट हाईवे बनवा रही है, तो उसमें कोई छोटे मोटे खर्चे आ गए, जैसे कोई लैंप्स लगवाने हैं उसमें, या फिर कोई सीमेंट मंगवाना है, यार वो सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। बट अगर कोई छोटा मोटा खर्चा आ जाता है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। या फिर मान लो, मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे जो है ना
वेजेस और सैलरी वाली चीज़ें ही आती है जो गवर्नमेंट को लगभग रोज ही देनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में आइदर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, या तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी या तो आपकी एसेट्स बढ़ेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये होता है। ये मैं इसलिए पहले आपको रेवेन्यू रिसोर्स इसलिए लिखे थे कि क्योंकि ना काफ़ी सिमिलर से लगते हैं पढ़ने में, ठीक है। अगर मेरे को हल्का सा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो आपको भी कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले रिसर्च क्लियर करवा दिया, अब मैंने एक्सपेंडिचर भी क्लियर करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस बजट की तरफ और अनबैलेंस बजट की तरफ। एक बैलेंस और अनबैलेंस बजट पढ़ने से पहले हम एक और बात जान लेते हैं कि रेवेन्यू बजट में हमेशा, रेवेन्यू बजट में जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स दोनों आती है, यहाँ पे नाइदर नॉर आएगा हमेशा, और कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा आइदर और आएगा, ठीक है। अब जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट से ही तो होता था, नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा पैसा आना जहाँ से ना हमें लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ रही है, इस तरीके से पैसे को लाना कि जहाँ से हमारी लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रही और हमारे एसेट्स भी नहीं कम हो रहे। तो यहाँ पे हमेशा नाइदर नॉर आएगा रेवेन्यू में। और कैपिटल में आइदर और आएगा, यानी कि जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स है तो कैपिटल रिसिप्ट्स कहीं से पैसा आ रहा है तो या तो आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स, ठीक है। एक बड़ा पैसा हम मंगवा रहे हैं तो उसके लिए या तो लाइबिलिटी बनेगी या फिर एसेट्स घटेगी, क्योंकि एक हमारे को बड़ा अमाउंट चाहिए। कैपिटल मतलब कि बहुत बड़ा, ह्यूज, और रेवेन्यू मतलब कि रोजमर्रे का छोटा मोटा पैसा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बैलेंस अनबैलेंस बजट में। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट की, ठीक है। तो बैलेंस बजट वो होता है जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट्स इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अनबैलेंस बजट वो होता है जहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे एस्टिमेटेड रिसीट्स जो है एक्सपेंडिचर की इक्वल नहीं है। तो दो तरीके की आउटकम्स बनते हैं कि जब रिसीट्स ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर के तो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस मतलब कि पैसा ज़्यादा आ रहा है और जा कम रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरप्लस बजटिंग, ठीक है। और जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एस्टिमेटेड रिसीट्स से तो वो होता है डेफिसिट बजट। ये जो सरप्लस बजट होता है, सरकार सरप्लस बजट कब बनाती है, ये चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी सिचुएशन में सरकार सरप्लस बजट बनाती है और कौन सी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट बजट बनाती है। एक काम करते हैं, वीडियो पॉज करो 5 सेकंड के लिए, ठीक है, सोचो, और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो मैं 5 तक गिनता हूँ और मैं इसका आंसर बताता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। एस्टीमेट, ये सरप्लस बजट कब बनता है, सरप्लस बजट, सरप्लस पहले इसकी फील लो कि भाई सरकार के पास पैसा आ रहा है। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी एक स्विमिंग पूल की तरह है, एक बाल्टी की तरह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो सरकार उससे पानी कब निकालेगी, एक बाल्टी में जब सरकार का पानी निकालेगी जब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा, है ना, जब ओवरफ्लो होने वाली बात हो रही होगी। तो यानी कि सरप्लस बजटिंग तब होगी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और वो इसका उल्टा डेफिसिट बजटिंग इन केस ऑफ डिफ्लेशन, उसकी भी फील लेते हैं। वो डेफिसिट बजटिंग भैया डिफ्लेशन के केस में कैसे होगी, देखो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी कि सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है, यानी कि स्विमिंग पूल में पैसा भर रही है, यानी कि पानी जा रहा है। तो बाल्टी में पानी भरे यानी कि इकोनॉमी में पैसा जो है दिया जा रहा है। जब इकोनॉमी में पैसा दिया जाएगा तो सरकार अपना खर्चा ज़्यादा बढ़ाएगी, ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट हुए और लोगों से ज़्यादा पैसा आए। जब लोगों से ज़्यादा पैसा आएगा तभी तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, तभी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो सॉल्व आउट होगी। तो ये होएगा डेफिसिट इन केस ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है, डेफिसिट बजटिंग करेंगे इन केस ऑफ डिफ्लेशन, केस ऑफ डिफ्लेशन,
ठीक है, इन केस ऑफ डिफ्लेशन डेफिसिट बजटिंग करेंगे। बाकी जब अनबैलेंस बजट होता है, जब ये डेफिसिट बजट होता है, तो डेफिसिट भी आगे कई 3 पार्ट में बढ़ते हैं। अब वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। डेफिसिट्स की भी 3 कैटेगरीज होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है। एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिर उसके बाद होता है फिस्कल डेफिसिट, फिर उसके बाद होता है प्राइमरी डेफिसिट, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ तक के लिए थी आज की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं।